जल्दी आओ जल्दी। कहाँ रह गए आप फिर से इतनी लेट? कर दूँ बिल्कुल। मैं ऐड कर दूंगा इसे, हाँ। किस नाम से? आ जाओ ना, आईडी करके चले आना आप। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दो जो अब नहीं किया हमने। आ, अब टाइम हो ही गया काफी आपको ना। ज्योग्राफी तो सभी ने पढ़ लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से। पॉलिटी आप लोग तो पॉलिटी से आ गए थे पहले। आप भी ज्योग्राफी से आए थे शायद। ठीक है। अच्छा, आपकी भी आती है। रिवर्स से शुरू है आप लोगों का। आपकी तो शुरू से हो गई थी। और आप तो पॉलिटी से आ गए थे। आपकी रिवर्स थी। आप तो हिस्ट्री से आ गए थे। आप दोनों हिस्ट्री से आ गए थे मेरे ख्याल से। ठीक है, हिस्ट्री तो चलो हम दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाकी देखो यार कुछ। ठीक है, टेस्ट भी अरेंज करूंगा ना फिर मैं आपका। तो ठीक है, चलो हम वही करते हैं जो स्टार्ट किया था हमने। हमने रिवर सिस्टम सारे कर लिए थे, है ना? सारे रिवर सिस्टम कर लिए थे। और क्या किया था फिर हमने? क्लाइमेट भी कर लिया था। हमने 3 सीजन कर लिए थे उसमें, है ना? वो जो ह्यून वगैरह जो हमारे थे सीजन, और खरसाली वगैरह जो सीजन थे, मैंने वो सब कर लिए थे। अब देखो हम इस चैप्टर में ज्योग्राफी हम ऐसे आगे कैसे करेंगे। हमें इसमें क्लाइमेटिक जोन लिखना है। क्लाइमेटिक जोन से क्या समझते हो आप? ठीक है, मैं बताऊँ देखो क्या क्या करेंगे हम इसमें। हम क्लाइमेटिक जोन करेंगे अभी ज्योग्राफी में जो हमारे बच रहा है। एक फिर पढ़ेंगे वैसे फॉरेस्ट जोन। मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम इसमें सॉइल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। और कुछ एक रिपोर्ट है आईएफएसआर की। ये अब कुछ कुछ मोटे मोटे टॉपिक है, छोटे मोटे आएंगे हमारे। ये हम पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक जोन, फॉरेस्ट जोन, सॉइल्स, एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन, और ये लास्ट में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। ये केवल उत्तराखंड के लिए पढ़ेंगे हम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, जैसे आज का हम चैप्टर जो क्लाइमेटिक जोन है ये स्टार्ट करेंगे। ये सब ना चैप्टर क्या है, सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादा जो इसमें है हिसाब किताब वो हमारा ऐसा है कि ये सब इंटर रिलेटेड है और एक चीज दूसरे में कंटिन्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आज करेंगे क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं? मैं बता ही चुका हूँ कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे वेजिटेशन डेवलप होगी। ठीक है, वेजिटेशन में देखा ना, पढ़ा भी इंडियन हिस्ट्री में कि वेजिटेशन टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल वगैरह पे डिपेंड करता है। तो जैसे जहाँ पे क्लाइमेट होगा वैसे ही वहाँ पे क्लाइमेटिक जोन डेवलप होगा, वैसे ही वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में मैं 6 क्लाइमेटिक जोन लिखाऊंगा आपको करस्पॉन्डिंग हाइट के हिसाब से। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस आपको ये लिखना है कौन सा जोन किसके बाद आता है, किस हाइट पे आता है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन हम करेंगे इसमें कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट के कितने टाइप्स है, कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल कहाँ पे है, टेम्परेट कहाँ पे है, किस साइड पे मिलता है, और उनके कौन कौन से फॉरेस्ट है, कौन कौन से ट्रीज उसमें उगते हैं। ठीक है, केवल हम उसके लिए करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो चैप्टर आएगा सॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सॉइल्स जो है ना, एक तो हमारी वो जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो बांटती है। और एक हमारी पुरानी व्यवस्था चले आ रही है, धरिया भूमि क्या है, बौना भूमि क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो भूमि होती है ना, इजरान क्या है, अव्वल क्या है, अव्वल दोयम क्या है, ऐसे ऐसे भूमि जो आएंगी वो हम इसमें करेंगे। एग्रीकल्चर में भी ऐसे हम करेंगे, क्रॉप सिस्टम कहाँ पे कितना होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या गन्ना का ज्यादा होता है, गेहूं का ज्यादा होता है। और लास्ट में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उत्तराखंड में फॉरेस्ट कितनी भूमि पे है, कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंट वाइज हम करेंगे। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी आएगा, फॉरेस्ट मूवमेंट। कुंजड़ी फॉरेस्ट मूवमेंट एक था, जैसा आपका एक रानी गांव वाला चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, छीनो झपटा आंदोलन में था आपका, बाद में चल के पानी राखवा आंदोलन, ये सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक वे में निपटाएंगे। ज्योग्राफी का हालांकि जो बड़ा पोर्शन था रिवर सिस्टम ने कर दिया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम है। ठीक है, उसमें ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। पढ़िए आपने कुछ कर दिया मैंने? अच्छा, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिवाइज किया हो, कमल गार्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमल गार्ड? है? अच्छा, ठीक है, कमल गार्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है? पढ़ा आप लोगों ने? और अरे, यहाँ तो आ गए 5 लोग आ गए अभी जब तक। ठीक है, अब तो नहीं आ रहे थे।
रिविजन नहीं चल रहा मतलब आप लोगों का? मैंने उस दिन भी बताया था अभी वो जो डायग्राम हमने बनाए थे वो बना दिया आप लोगों ने? आपने बना दी सबने? उसे दोबारा आपने रिवाइज करने के लिए खुद बनाए हैं? खुद बनाना शुरू कर लो, देखो आपको उसके लिए बोल रहा हूँ, खुद बनाना शुरू करो, बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले बार उत्तराखंड पढ़ रहे हो, पहले पढ़िए अपने उत्तराखंड, पढ़िए। थोड़ा आइडिया है आपको, आपको भी आइडिया थोड़ा। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, हमने रिवर सिस्टम वाला पोर्शन किया है। और हमने बेसिकली क्लाइमेट वेदर कर लिया था हमने, कौन कौन से क्लाइमेट यहाँ पे डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो हम आगे ये पढ़ेंगे, जैसे क्लाइमेटिक जोन है, फॉरेस्ट जोन है, सॉइल्स वगैरह है, अब क्लाइमेटिक जोन वाला स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट जोन और फॉरेस्ट एक के बाद एक चैप्टर है, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्लाइमेट जोन में मैं आपको बता दूंगा कि इस हाइट तक आपके एल्पाइन क्लाइमेटिक जोन है, इस साइड पे आपके ग्लेशियर टाइप क्लाइमेटिक जोन है, यहाँ पे वार्म टेम्परेट है, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेट है, तो वो सब हम करेंगे, फिर फॉरेस्ट रिसोर्स करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर की हेडिंग इज क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, मैं एक डायग्राम टाइप का बना रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो उत्तराखंड 6 क्लाइमेटिक जोन जोन में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बोलता हूँ कि 900 मीटर्स, ठीक है, 900 मीटर्स की एक वो है हमारी लाइन। यहाँ पे जो मिलता है ग्राउंड लेवल से, यहाँ पे मिलता है आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। तो इसकी फीचर क्या होगी, अगर कोई कहीं पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो उससे क्या पता चलता है आपको, क्या समझ में आता है जब बोलता हूँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो कैसा यहाँ पे क्लाइमेट होगा? वार्म टाइप होगा। ठीक है, हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है आप लोगों ने, तो मैंने आपको ढंग से पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में। सब ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। ठीक है, ये थोड़ी लोअर हाइट पे मिल रहा है, थोड़ा अपर हाइट तक जाएंगे हम, तो यहाँ पे 1800 मीटर तक जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे एक नया टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन मिलता है, दैट इज वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, जहाँ पे सब टेम्परेट आ जाए, मतलब कि थोड़ी पहाड़ी हवा, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा वाला इलाका। ठीक है, थोड़ा ठंडा, लेकिन ये गर्म है, ज्यादा ठंडा नहीं है। इसके ऊपर जब हाइट तक जाते हैं, दैट इज 3000 मीटर तक जाते हैं हम, तो वहां पे मिलता है हमें कोल्ड टेम्परेट जोन। कोल्ड टेम्परेट जोन क्या होता है, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन क्या होगा? थोड़ा ठंडा ज्यादा होगा। देखो वैसे भी जब हम देख रहे हैं ना कि जब हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है या फिर हाइट हमारी इंक्रीज करती है, तो ऊपर जाके आपको पता है कि एल्टीट्यूड के साथ क्या डिक्रीज होता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ। इसके बाद आपका आता है एल्पाइन क्लाइमेटिक जोन, 4200 मीटर्स तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ग्लेशियर कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, इस हाइट तक मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, इसे समझना आप यहाँ से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल हम ये लिख रहे हैं, फॉरेस्ट नहीं लिखेंगे, फॉरेस्ट अगले उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे बाइफरकेट ऐसे करोगे आप हाइट के हिसाब से कि 900 मीटर्स तक जो है, दैट इज कौन सा आ रहा है यहाँ तक, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ठीक है, 1800 जो हाइट तक जो आएगा, दैट विल बी वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, 1800 से 3000 तक जो आएगा, दैट विल बी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा अल्पाइन क्लाइमेटिक जोन टिल 4200। ठीक है, 4200 के बाद ये दोनों जोन जो है, ये आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, इसकी एग्जैक्ट हाइट हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, 4200 के बाद से बोल देते हैं कि ग्लेशियर टाइप क्लाइमेटिक जोन आ जाएगा, और ये बिल्कुल कोल्ड ड्राई क्लाइमेटिक जोन आ जाएगा, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती। अब ये वेजिटेशन क्या है, हम फॉरेस्ट रिसोर्स में बात करेंगे कि हाइट के हिसाब से बताऊंगा कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि फॉरेस्ट का क्या है ना, कि कॉनिफेरस ट्री या कोई भी ट्री देखना, आपको कम हाइट में भी दिखेंगे, ऊपर हाइट के भी दिख जाएंगे। ठीक है, वैसे आपको देखो साल साल लोअर हाइट में भी मिलता है, ऊपर हाइट में भी मिलता है। कुछ एक्सट्रीम होते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि जूनिपर है। जूनिपर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वो पढ़ाया था रोडोडेंड्रॉन, और रोडोडेंड्रॉन में पता है ना कि व्हाइट कहाँ मिलेगा हमें, सबसे एक्सट्रीम हाइट पे मिलेगा, व्हाइट मिल ही नहीं सकता। और सबसे लोएस्ट हाइट पे आपको रेड मिलेगा। तो वैसे ही होता है, तो कुछ तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं, कुछ बाइफरकेट कर लिया, कुछ बाइफरकेट नहीं कर सकते हम। तो क्लाइमेटिक जोन की हेडिंग में लिखना कि हमने क्लाइमेटिक जोन उत्तराखंड में ये 6 हैं, इन्हें ऐसी मार्क कर लो,
नीचे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन से विद हाइट 900, 1800, 3000, 4200 तक आपके 6 क्लाइमेटिक जोन हमने ऐसे डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट रिसोर्स देखेंगे उत्तराखंड के। लिख लिए, ठीक है। और ये देखो ये बेसिक फंडा है, बेसिक फिनोमेना है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर कम होगा। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी, उतना फॉरेस्ट भी कम मिलते जाएंगे आपको। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब एनवायरमेंट भी बढ़ोगा आपको, कि ट्रॉपिकल एरियाज में या फिर जो आपके इक्वेटोरियल एरियाज है वहाँ पे बहुत डेंस बायोडाइवर्सिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजन बेसिन सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। और वहीं आप टाइगा टुंड्रा बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ में चले जाओ, वहाँ पर आपको वेजिटेशन मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 6 क्लाइमेटिक जोन में उत्तराखंड को डिवाइड किया है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और किस हाइट पे कौन से फॉरेस्ट के कौन से ट्रीज मिलते हैं वो हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल वन वर्ड के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है, ज्यादा हमें वो लिखने का भी नहीं है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक जोन लिखा, अगले लिखना फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि कौन से फॉरेस्ट किस हाइट तक मिलते हैं, इसको थोड़ा लिखेंगे हम। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी जो हम चैप्टर आप कर रहे हैं ये सारे फैक्चुअल हैं। क्लाइमेटिक जोन इज पूरा फैक्चुअल, ठीक है। फॉरेस्ट पूरा फैक्चुअल, सॉइल्स भी फैक्चुअल है, थोड़ा समझेंगे इसमें हम। रिपोर्ट तो पूरी फैक्चुअल होती है, एग्रीकल्चर फैक्चुअल है, ठीक है। और इसके साथ में आपको भी लिखाऊंगा कौन से ट्रीज का क्या यूज होता है, या फिर कौन सी जो जड़ी बूटी मिलती है ना हमारे यहाँ, वो भी देखिए किल्वोड़ा क्या करती है, ठीक है, टैक्सोल कहाँ से मिलता है। ये सब चीजें भी हम इस पे देखेंगे आगे चल के। तो ये सारा फैक्चुअल है। और ये मैं आपको जो आगे 3-4 पन्ने लिखाऊंगा, इससे काफी क्वेश्चन बन के भी आते हैं, लेकिन फैक्चुअल है तो आपको रटना पड़ेगा। इसमें समझाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे चैप्टर फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाला भी है। और कंफ्यूज मत होना, जिसमें फॉरेस्ट लिखा है ना, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल वेट, एवरग्रीन वगैरह, इसमें एक पेड़ एक जगह होगा, दूसरी जगह भी होगा। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होते कि एक पेड़ यहाँ पे मिल रहा तो यहीं पे मिलेगा। ये वेरी करता है, क्योंकि ना अगर कोई ट्री उग रहा है, कोई ट्री जर्मिनेट हो रहा है, तो अगर किसी हाइट पे हो रहा है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कि सोचो कि कोई ट्री मसूरी के हाइट पे मिल रहा है, देहरादून में मिल रहा है। उसके रीजन हो सकते हैं कि वहाँ पे मसूरी में जो ठंड है, देहरादून में किसी रीजन में वो ठंड हो सकती है। वहाँ पे जो रेनफॉल है, इस रीजन में भी वो रेनफॉल हो सकती है। वहाँ पे सॉइल जो है, यहाँ पे भी सॉइल हो सकती है। तो ये पेड़ जो है कई जगह आपको कॉमन भी दिखेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में लिखते हैं हम। इसमें लिखना आप, इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड forest can be classified in following ways. In the following ways, ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट इज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। इसके आगे इसकी हाइट लिख लो। ये जिस हाइट पे मिलता है दैट इज 750 to 1200 मीटर्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ 750 to 1200 मीटर्स। इसमें लिखना, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन सब हिमालयाज रीजन, या सब हिमालयन रीजन, वेयर Sal is the most important tree of this forest. Sal is the most important tree of this forest, while other trees of this forest are,
trees of this forest are सेमल, 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 हल्दू, हल्दू एंड बैम्बू। ठीक है, हल्दू, हल्दू से कुछ याद आ रहा है आपको? हल्दू सुना है कभी? हल्दी, बहुत बढ़िया। और कुछ? हल्द्वानी, बिल्कुल सही। क्यों बोलते हैं हल्दू को हल्द्वानी? वहां पे बहुत सारे हल्दू के पेड़ पाए जाते हैं, तो उससे वहां हल्दू नाम पड़ा है। ठीक है। मसूरी के, मसूरी क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मंसूर एक पेड़ टाइप का होता था, वो मिलता था काफी। ठीक है, तो इससे नाम पड़ते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो सुना आपने बैटल ऑफ हल्दी घाटी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी सुना है? कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसका? हिस्ट्री तो पढ़ लिया आप लोगों ने शायद। बैटल ऑफ हल्दी घाटी सुना तो होगा आपने। हाँ, कब हुआ था? कोई सही बता दो एक भी। 15, 1557 बोलो, 15 नहीं, उसमें तो नहीं हुआ था। पहला एक 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था, 1761 में हुआ था। तो चलो जो भी है, हल्दी घाटी ना हरियाणा कुरुक्षेत्र में एक जगह है, उस जगह को हल्दी घाटी भी बोलते हैं। बिल्कुल, उसकी मिट्टी हल्दी की तरह है। ठीक है, वहां हल्दी नहीं मिलती, उसकी मिट्टी हल्दी की तरह पीली टाइप की मिट्टी है। अब पीली मिट्टी क्यों होती है? पीली मिट्टी किस के कारण होती है? आयरन, बिल्कुल, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के कारण। मैं लिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो वो ये सब चीजें ना एक, ये सब चीजें रिलेटेड होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ चीजों को रिलेट करके पढ़ो, तो एक के साथ तीन चीजें पढ़ लोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से सबसे नीचे अपने अगले लिखना, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, इसकी जो हाइट है वो है लेस देन 1500 मीटर। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई लेस देन 1500 मीटर। इसमें लिखना, जैसे नाम है ड्राई है तो मतलब लेस रेनफॉल है, तो लिखना दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ, these forests are found in the region of low rainfall, low rainfall, where important trees are सेमल, सेमल, जामुन, बेर एंड गूलर, 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 गूलर एक पेड़ होता है गूलर का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज इसमें थे। अगला लिखना आप ट्रॉपिकल ड्राई के ऊपर जब आप लिखोगे तो लिखना है इसे ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट। ठीक है, इसकी भी हाइट है, इसकी हाइट भी लेस देन 1500 मिलता है। इसकी हाइट इज सेम, लेस देन 1500 मीटर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लो रेनफॉल है, यहाँ पे हाई रेनफॉल है, इसलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें लिखना दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ, these forests are found in the region of high rainfall, high rainfall. They are also known as monsoon forest. They are also known as monsoon forest, and they shed their leaves in one season. They are seen in, they are seen in Doon and Shivalik region. Doon and Shivalik region. Important trees are teak, शहतूत, teak, शहतूत, पलाश एंड अंजन। अंजना, ANJAN। ठीक है, अगला ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसकी हाइट जो है दैट इज
900 to 1800 meters. Coniferous forest height is 900 to 1800 meters. कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? मतलब कुछ भी, कॉनिफेरस से क्या समझते हो आप? कैसे होती है? पॉइंटेड लीव्स होती है, बिल्कुल सही, पॉइंटेड लीव्स होती है क्रिसमस ट्री। हाँ, ताकि स्नो वगैरह उस पर जमा ना हो और पेड़ पौधा में रहना कॉनिफेरस ट्रीज, तो जाहिर सी बात है थोड़ा हाइट वाले एरिया पे देखते हैं। और जो हाइट वाले एरिया में थोड़ा कंपेटिवली ड्राई होंगे, ठीक है, स्टोनी सर्फेस भी मिल जाते हैं। इस पे लिखिएगा, ठीक है, जो जो भी लिखा रहा ना पॉइंट आपको, ये सब फैक्चुअल है, इसमें कुछ ऊपर की बातें है नहीं, ठीक है, तो उसमें लिखना कॉनिफेरस में। These forests are usually found, yeah, sorry, usually dry. Forests are usually dry, and trees in this forest, trees in this forest also grow on stony surface. ठीक है, इसमें एक नाम लिखना, पाइन या फिर चीड़ जिसे बोलते हैं। पाइन या फिर चीड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो चीड़ आपने देखा होगा, वो होता है चीड़ बहुत लंबा पेड़ है, उससे क्या मिलता है हमें? पाइन ट्री से क्या मिलता है? लीसा, बिल्कुल, लीसा मिलता है। और तेज बोलना। बायोफ्यूल पे भी यूज कर सकते हो, so देखो, लीसा होता है उससे मेन, और उसमें ना एक फल टाइप का होता है, उसके अंदर ना वो होते हैं, चिलकोजे होते हैं, चिलकोजे वो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो तो, वो जब भी हम पहाड़ में रहते थे, जब तक गिरता था तब तक खत्म हो जाते थे, पर वो अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे होते हैं, वो 2,500-3,000 रुपए किलो मिलेंगे आपको देहरादून में, तो चिलकोजे मिलते हैं उससे। और चीड़ का एक बहुत बड़ा नुकसान चीड़ का है। क्या नुकसान है, वो लीसा बोलते हैं उसे। क्या नुकसान है चीड़ का? बहुत भयानक नुकसान है। दूसरे पेड़ को फिर भी परत नहीं आता, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है, आपने देखा होगा। हाँ, पहाड़ों में जाओगे ना भी, नीचे झटती भूरी हो जाती है, बिल्कुल बहुत फिसलन वाली होती है, और ये बहुत ज्यादा आग लगती है इन पत्तियों में। तो इसके लिए ना अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, अब एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं ना हमने। इसकी पत्तियों को बोलते हैं पिरुल, ऐसे पिरुल। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि आप पिरुल प्लांट लगाओ, एनर्जी उत्पन्न करो, हम आपको पैसे देंगे, सब्सिडी वगैरह देंगे। तो इस एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो पहाड़ की महिलाएं ने कहा कि आप पिरुल इकट्ठा करके लाओ, बहुत बड़ी तादाद में होती है, 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो हम आपसे खरीदेंगे। मैं प्लांट लगा रहा हूँ, सरकार मुझे बोलेगी आप इनसे खरीदो, पिरुल के पैसे हम आपको देंगे, प्लांट आप लगाओ, एनर्जी जनरेट करो, एनर्जी के हम खरीद के आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये चीड़ से निपटने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है, इतनी। तो इसे याद रखना कि पिरुल वगैरह पाइन ट्री होता है। अगला फॉरेस्ट लिखना, अगला लिखना, टेम्परेट हिल फॉरेस्ट। ये 1800 से 2700 मीटर तक है, ठीक है। इसमें बस इंपॉर्टेंट ट्रीज लिखता है, इसमें लिखना इंपॉर्टेंट ट्रीज आर स्प्रूस, स्प्रूस SPRUCE, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, सिल्वर फर, साइप्रस, साइप्रस CYPRESS, और एक होता है बांज का पेड़, जिसे हम बोलते हैं ओक, बांज का पेड़ ओक। तो इस बांज को मैं आपको स्पेशल नोट भी लिखाऊंगा, बांज का, बांज एक वरदान टाइप का उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो बांज की इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिक नेम वगैरह भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है, कितने टाइप्स वगैरह मिलते हैं मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा, बांज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो दिस वाज टेम्परेट हिल फॉरेस्ट। अगला लिखना सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। सर पहले वाला क्या बोला था आपने, स्प्रूस? स्प्रूस, दैट वाज दिस। सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट ये मिलता है 2700 से लेके 3000 मीटर तक। ठीक है, ये हाइट बढ़ने के अनुसार लिख रहे हैं हम। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज के नाम लिखेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट ट्रीज आर। ठीक है, सब नाम रिपीट होंगे, इसमें लिखना स्प्रूस, वही सिल्वर फर, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन, बांज, फिर से वही ओक बांज, और बुरास भी लिख लो उसमें। ठीक है, बुरास ज्यादा इसी में मिलता है। अगला आता है एल्पाइन ग्रासलैंड। 3000 से 3600 मीटर लिख लेते हैं इसे। एल्पाइन ग्रासलैंड। एल्पाइन ग्रासलैंड क्या होती है? मैदान होता है, क्या बोलते हैं उन्हें? ठीक है, तो इसे लिख सकते हो, देखिए ट्रीज नहीं, बेसिकली क्या है, ये बुग्याल है, जिन्हें हम प्यार भी कहते हैं। ठीक है, बुग्याल है, प्यार है। बेसिकली जो लिखा था ना, मर्ग वगैरह भी कहते हैं जैसे कश्मीर, तो वही है। इसमें कुछ ट्रीज होते हैं, वो लिखना। इंपॉर्टेंट ट्रीज आर जूनिपर, 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 विलो होता है एक। विलो सुना होगा आपने, कश्मीर विलो, क्रिकेट बैट बनता है इससे। एंड रिप्स एक पेड़ होता है। जूनिपर, विलो और रिप्स, एल्पाइन ग्रासलैंड वो होता है। यार पेड़ की, ना पेड़ की जानकारी मैं ज्यादा रखता नहीं, मैं रट लेता हूँ। मुझे बिल्कुल बॉटनिकल बिल्कुल मेरा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मुझे बेसिक बेसिक पेड़ पता होते हैं। पर ये ना, जितने ऊंचाई के पेड़ होते हैं हमें ज्यादा जानकारी होती नहीं, क्योंकि इस ऊंचाई पे वैसे भी बहुत कम जाते हैं। हम क्या नॉर्मली जैसे प्लेन में रहते हैं ना हम, देवदार दिख जाएगा, साल दिख जाएगा, टीक दिख जाएगा, थोड़ा मसूरी जाते हैं, तीड़ दिख जाएगा, बांस दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिल्वर फर वगैरह दिख जाता है, ये चीज दिखती नहीं है। ठीक है, विलो रिप्स एक जैसे। लास्ट में रखना टुंड्रा। बर्च भी तो है ना इसमें? बर्च भी इसमें डाल सकते हो वैसे आप। बर्च भी डाल लो, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट लिख लेते हैं। अब देखो टुंड्रा क्या होती है। टुंड्रा क्या होता है बेसिकली? आपने तो देखो वर्ड ज्योग्राफी पढ़ा होगा, टैगा, टुंड्रा वगैरह। ठीक है, एक होती है ट्री लाइन होती है। आप अगर ग्लोब में बांटोगे ना, एक ट्री लाइन होती है कि एक जैसे ग्लोब अगर देखोगे आप, ये कि ये ग्लोब है, ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन ले लेता हूँ इक्वेटर के ऊपर। तो एक ट्री लाइन होती है कि बेसिकली ट्री लाइन है, तो इससे ऊपर आपको ट्री नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ट्री नहीं दिखते हम। तो यहाँ पे हम ना एक रीजन आता है, कहता है टैगा। टैगा में आपको बड़े बड़े ट्री दिख जाएंगे, जो हमने लिखा है ना, जूनिपर वगैरह वगैरह। इससे ऊपर आता है टुंड्रा। टुंड्रा मतलब बिल्कुल ऐसे एरिया जहाँ केवल बर्फ रहती है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ पे देखे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है मॉस एंड लिचन्स। ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं मिलता, क्योंकि ट्री लाइन के अबाव ये एरिया होता है। तो उत्तराखंड में भी एक इलाका जो बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट पे है, दैट इज टुंड्रा, जहाँ पे मॉस और लिचन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना इसकी हाइट लिखी 3600 to 4800 मीटर्स। 3600 to 4800 मीटर्स। इसमें लिखना इट मीन्स स्नो लेडन। स्नो लेडन, LADDEN, स्नो लेडन, एंड only some grass and lichens are found over here. सर सम ग्रास एंड? ग्रास एंड लिचन्स ये होता है ना आपका, लाइकन बोल देते हैं कई बार। इसे हम लाइकेंस बोल सकते हैं, लिचन्स बोलते हैं, जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन सही रखे आपको। लाइकेंस, ठीक है। इस लाइकेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बहुत एक एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस है, क्या है, क्या है? पॉल्यूशन, हाँ, क्या करता है?
हाँ, क्या करता है इसका? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब सर नहीं करता। पॉल्यूशन इंडिकेटर है। बिल्कुल सही, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेट करता है? जिस इलाके में एसओ2 का प्रोडक्शन ज्यादा, देखो ये जो है ना लाइक बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कमर्शियल इसका यूटिलाइजेशन होता है। पेंट इंडस्ट्री और परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत काम है इसका। उत्तराखंड में जो बहुत ऊपर के पहाड़ पे लोग बस रहे हैं, वो लोग दिखना है, एम्प्लॉयमेंट का धंधा भी इनका है। वो नेपाल से गुरखे वगैरह आते हैं, उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, सरकार इनका ठेका देती है कि आप लाइसेंस लो हमारे लिए। लाइसेंस लाते हैं और आगे एक्सपोर्ट किया जाता है, इनका काफी अच्छा काम था ये। अब क्या हो रहा है, उत्तराखंड में एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर जगह देख रहे हैं हम। तो ये इसे हम क्यों बोलते हैं कि एनवायरमेंट इंडिकेटर है? एक्चुअली अगर वहां पे एसओटी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो लाइकेंस पैदा होने बंद हो जाएंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। तो अब लाइकेंस होने बंद हो गए। अब कई लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लाइकेंस से करते थे, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो लाइकेन इज ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। एसओ2 की पॉल्यूशन बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा तो नहीं मिलेंगे। क्लियर इतना? तो बेसिकली हमारे 8 टाइप ऑफ फॉरेस्ट थे जो हमने देखे, सब ट्रॉपिकल बेल्ट वगैरह। इनमें जो मैंने पॉइंट लिखा है याद रखने की, साल सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज किसकी है? सब ट्रॉपिकल की। ठीक है, चीड़ कहाँ मिलता है? कॉनिफेरस में। बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं बांज के बारे में बता ही रहा था, बांज तो मैं आपको बताऊंगा अभी भी, तो ये सब चीज याद रखना। और इनका ना ये याद रखना है, जैसे हमने इसमें देखा था ना पीछे, कहाँ गया डायग्राम? हाँ, डायग्राम बनाया था, कहाँ गया वो? ये मनमर्जी का मालिक है अपना ना। तो अभी बनाया था हमने कि कौन सा क्लाइमेटिक जोन किसके बाद आ रहा है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि सबसे टॉप मोस्ट जोन कौन सा है। तो अधिकतर लोग ग्लेशियर मारते हैं, ग्लेशियर क्लाइमेटिक जोन, तो लेकिन आंसर इज ड्राई क्लाइमेटिक जोन, ड्राई क्लाउड क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वैसे ही हम इसमें देखेंगे, पूछेंगे कि क्वेश्चन में कि मानसून फॉरेस्ट किसे कहता है, तो हमें पता है भैया, जो हमारे सब ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होते हैं, वो आपके मानसून फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे वन वर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इन्हें याद रखना। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, तो बस एक बार रीड करके याद रखना। इंपॉर्टेंट ट्रीज की प्रजाति याद ना रहे तो ना रहे, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको बोल रहा है साल, तो साल बहुत लोअर हाइट पे मिलता है। अगर आपको बोल रहा है बिल्कुल कि जूनिपर, तो जूनिपर बिल्कुल हाईएस्ट हाइट पे मिलता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट याद रखना। हर चीज में कौन सा ट्री आ रहा है ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के सब कॉमन होते हैं, मैच करेंगे। ठीक है, अब एक शॉर्ट नोट लिखते हैं बांज पे, जिसे हम ओक भी कहते हैं। बांज का जो वृक्ष होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है मान ले, कोई पहाड़ से आप लोगों से, आप, बहुत बढ़िया। और कुछ फायदा? बहुत बढ़िया। और आ, बिल्कुल, फॉरेस्ट तो सारे मौजूद, अगर आप वैसे लंबा लिखना है आंसर, तो आप लिख सकते हो कि वो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। एक्चुअली सारे ट्रीज का कवर जो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। और क्या फायदे होते हैं इसके? लकड़ी भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। और कुछ? आप लोग नहीं है पहाड़ के कभी, देखना भी आप, जो पुराने लोग थे जो पहाड़ के गांव में रहते थे, तो बांज के वृक्ष वो है जिसपे महिलाएं चढ़ चढ़ के काटती रहती थी, बहुत ऊपर का होता है। तो देखो बांज के जो फायदे है वो बता रहा हूँ सबसे पहले आपको। एक तो देखो, जो कि वही जो बता रहे हैं, इसकी जो रूट है वो पानी होल्ड करती है, सबसे बड़ा फायदा। इसके कारण देखो, सबसे बढ़िया जो फायदा इसका है, सबसे बढ़िया फायदा है, अगर आपका रूट पानी होल्ड कर रही है तो लैंडस्लाइड से निजात मिल जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हो ना पहाड़ में कितनी लैंडस्लाइड होती है, पानी होल्ड करेंगे, लैंडस्लाइड से निजात मिल जाएगी। और दूसरा कि वो तो है कि क्लाइमेट रेगुलेशन करता है। तो ये दो बेसिक फायदे हैं कि आपके रूट पानी उसका होल्ड कर रही है उसके। दूसरी बात, इसके जो लीव्स हैं, बहुत ही अच्छा क्या है, फॉडर। कैटल के लिए जो चारा होता है, बहुत अच्छा फॉडर इसके लीव्स देती है। इसकी लीव्स का भी काम हो गया। और जो उसकी वुड होती है, वो बहुत अच्छा क्या यूज करती है, एज ए फ्यूल। ठीक है, तो ये तीन इसके फायदे हैं हमारे पास। पानी होल्ड कर रही है तो एनवायरमेंटल हमारा बैलेंस क्रिएट कर रही है, पत्ते इसके फॉडर के रूप में आ रहे हैं, और लकड़ी अपने आप में फ्यूल है। तो इसके तीन फायदे याद रखना आप, ये हमेशा फायदे होते हैं। उत्तराखंड में इसकी 5 स्पीसीज मिलती है। ठीक है, व्हाइट ओक, ब्राउन ओक, ग्रीन ओक, फरियाज और रियांस, वो लिखा हुआ कौन कौन सी होती है। इनमें से ये याद रखना कि 5 स्पीसीज है। इनमें से जो व्हाइट ओक है ना,
इसे ही हम बांज का वृक्ष कहते हैं, ठीक है, बांज। मतलब कॉमनली सबको बांज बोलते हैं, लेकिन जो व्हाइट ओक है वही बांज है एक्चुअल में। और इसी के फायदे सारे हैं, बाकी इतने नहीं है। तो व्हाइट ओक के फायदे होते हैं, 5 स्पीसीज के हमारे पास मिलती है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम इज क्योरकस लाइको ट्राइकोफेरा, ठीक है। स्पेलिंग में आपको वैसे डिक्टेट करा दूंगा, लंबा सा नाम है इसका, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो 4-5 हम इसकी पॉलिटिक लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखना। हाँ, हाँ, साइंटिफिक नेम ऑफ बांज इज, बांज इज दिस क्वार्कस ल्यूको ट्राइको फेरा। ल्यूको ट्राइको फोरा बल्कि, क्वार्कस ल्यूको ट्राइकोफोरा, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज ल्यूको, सॉरी, क्वार्कस ल्यूको ट्राइकोफेरा। आगे लिखना। मेनली मेनली oak have 5 species, 5 species, 5 species। इनका नाम देखना। व्हाइट ओक इसके ब्रैकेट में लिखना है, इसे बोलते हैं बांज, असल में बांज यही है, व्हाइट ओक, बांज। अगला ग्रीन ओक, इसे हम मोरू बोलते हैं। ग्रीन ओक मतलब मोरू। ब्राउन ओक इसे बोलते हैं खरास। एक है फलियांत, लास्ट में आता है रियांज। ये फलियांत दिख रहा है आपको, FALYANT, फलियांत। लास्ट वाला रियांज, ठीक है। रियांज, RIYAANZ, रियांज। दिख रहा है आपको? आ, देखो मैं बताता हूँ फिर से। पहला है आपका व्हाइट ओक, ठीक है, जिसे बांज बोलते हैं। सेकंड वन इज ग्रीन ओक, मोरू। थर्ड वन इज ब्राउन ओक, खरास। फोर्थ वन इज फलियांत, FALYANT। लास्ट वन इज रियांस, RIYAANZ, ठीक है। तो 5 स्पीसीज है हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली दिस व्हाइट वन, जिसे बांज बोलते हैं, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे हम। बांज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड। बांज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड as it provides us with following benefits. As it provides us with following benefits, ठीक है। बेनिफिट्स देखना इसके, ऐसे लिख लो। पहला बेनिफिट इज इट्स रूट्स होल्ड्स वाटर। फर्स्ट बेनिफिट इज इट्स रूट होल्ड्स वाटर। इसके आगे लिखना, सो इट प्रिवेंट्स लैंडस्लाइड्स, so it prevents landslide and also regulate climatic condition, ठीक है। फर्स्ट इज रूट होल्ड वाटर, लैंडस्लाइड बचाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। सेकंड, इट्स लीव्स प्रोवाइड्स एज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फॉडर। ये फिर इट लीव्स एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फॉडर, फॉडर। थर्ड यूज रखना, इट्स वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज आल्सो यूज्ड, इट्स वुड is used as a source of fuel, as a source of fuel।
and is also used and is also used in making agricultural instrument. क्लियर? तो ये इसके बेनिफिट थे। अगर शॉर्ट नोट अगर मेंस वगैरह में आता है आपका इस पे बांध पे लिखने के लिए, तो इसके आपके 5 लिखनी है, साइंटिफिक लिंक लिखना है, और इसके इंपॉर्टेंस लिख देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। कभी भी ट्री की इंपॉर्टेंस लिखनी हो ना, तो सब चीजें जोड़ देना। पत्तों से आपको फॉडर मिल रहा है, लकड़ी से आपका देखो आग लगा हुई है, अपने जो कुकिंग फॉडर फ्यूल मिलता है आपको वो है, इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनते हैं, और रूट पानी होल्ड कर रहा है तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट था आपका 5 पे। तो बेसिकली हमने क्लाइमेटिक जोन देखिए, फॉरेस्ट जोन देखिए। अब आपको वही चीजें लिखाऊंगा मैं आपके लिए जो कि बहुत बिल्कुल फैक्चुअल है। कि जैसे ट्री, एक कॉलम बनाना आपका ट्री का, एक कॉलम बनाना उनके यूज का, ये ट्री किस पे यूज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल है। हम ऐसे लिखेंगे, किस ट्री से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, किस ट्री से हमें क्या मिलता है। सबसे पहले स्पाइन, पाइन से क्या मिलता है हमें। एक तो हमें मिलता है टर्पेंटाइन, दूसरा मिलता है हमें रेजिन, जिसे हम लीजा लीजा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले पाइन था, इसमें टर्पेंटाइन और रेजिन मिलता है हमें। अगला इज सिनेगेलिया कटेचू। ये क्या है, ये खैर का पेड़ है। खैर के पेड़ से क्या मिलता है हमें, किसी को आइडिया कुछ है। इससे मिलता है हमें कत्था, सुना आपने। हाँ, पान में पान मसाला जो रेड कलर देता है ना, तो सनी गिला कटेचू से कत्था मिलता है। एक्चुअली ये मेडिसिनल गुण रखते हैं। अब हम यूज नेगेटिव तरीके से करते हैं ना, है ब्राउनिश होता है, लाल टाइप का रंग छोड़ता है ना। हाँ, होता है पॉजिटिव है। हम इसके यूज ऐसे करते हैं कि नेगेटिव यूज कर लें। छाला, कत्था लगा सकते हो, चूना मत लगाना। चूना क्या करता है, ये नीचे वाले जो हमने लिखे थे ना, सब ट्रॉपिकल वाले, ट्रॉपिकल वाले उसमें। ठीक है, चूना भी यूज करते हैं किसी में, किसमें करते हैं चूना यूज। चना चूना करता है क्या है, चोट लगती है। चूना वैसे ना जलाता है, तो जैसे किसी के वो नहीं होते मुस्से टाइप के हो जाते हैं, तो वो जला देता है पूरा एरिया। पर लगाना मत, पूरा बड़ा सा स्मैच छोड़ देता है। हाँ, पर बड़ा सा पैच छोड़ देता है। चूना जलाता है बेसिकली। ठीक है, तो वो चूना काम होता है। पर कत्ता इज गुड, साइकिलिया का टेचो अगला लिखना। हाँ, गर्म होता है। कैल्शियम भी होता है, किसी में डालते हैं कैल्शियम। कैल्शियम होता है पानी में, कैल्शियम देखा आपने किसी जगह को ऊपर पहाड़ों में पानी में बहुत कैल्शियम होता है व्हाइट कलर का, है ना, देखा ना। बैठ भी जाता है। पानी प्योर है, ठीक है, बढ़िया, लेकिन उसे पीना नहीं चाहिए ज्यादा। क्यों, किडनी में पथरी वगैरह कर देता है वो। ठीक है, तो कैल्शियम का ये है, तो ऊपर पहाड़ों में ये चीज होती है। पहले था, अब तो पानी रहा ही नहीं ना यहाँ पे, अब तो सब फिल्टर होके आ रहा है। अगले लिखना भोजपत्र। भोजपत्र यूज किस लिए होता है पता होगा आपको। पत्तल भोजपत्र का बनाओगे तुम, बेचारा है इतना पुरानी चीज। बेसिकली पूजा में यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री, देखो पहले टाइम पे पेपर नहीं होता था। ठीक है, तो अब कभी जाओगे ना, किसी रिलीजियस प्लेस जाओगे, जैसे बद्रीनाथ वगैरह या फिर अयोध्या काशी वगैरह जाओगे, तो कुछ ना आपके खानदानी पंडे होते हैं। ठीक है, वो शायद आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे अगर कोई आपका गया होगा। तो वो ना आपकी पूरी एंसेस्ट्री लिख के रखते हैं, तो उसमें पेपर नहीं रहा होगा, तो भोजपत्र पे आपको खोलेंगे आपका इतिहास कि भोजपत्र पे देखो आपके परदादा के दादा कभी यहाँ पे आए थे, ये वो सो। तो दैट इज भोजपत्र, उस पे सारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट वगैरह पहले बनाए थे हमने। तो भोजपत्र पे पेपर है। अगला लिखना देवदार। देवदार ये यूज होता है फर्नीचर बनाने और एरोमेटिक ऑयल में। ठीक है, देवदार के फर्नीचर बनता है, एरोमेटिक ऑयल बनती है। अगला इज विलो। विलो, विलो से बता चुका हूँ, क्रिकेटिंग बैट बनते हैं इससे। नेक्स्ट वन इज स्प्रूस।
स्प्रूस, स्प्रूस से फर्नीचर बनते हैं अगेन। अगला है साल। साल, साल से भी फर्नीचर बनते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी साल से बनते हैं, ठीक है। अगला टीक लिखो, टीक को सागौन भी कहते हैं, टीक, उससे फर्नीचर बनते हैं। और ऊपर हम लिख ही चुके हैं, बांज का हमने एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ थे। आ, बाज का एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखना आपने घर में बनाया होगा, आप टीक का यूज करते हो। टीक का अगर फर्नीचर होता है महंगा होता है कंपेरेटिव, क्यों ज्यादा महंगा होता है टीक का? हाँ, मजबूत तो देवदार, साल, दीमक, दीमक नहीं लगते। हाँ, दीमक नहीं लगती, सीलन लगती है, और उसमें ना रेशियो होते हैं बहुत बढ़िया, टीक का कुछ है नहीं। टीक का क्यों महंगा होता है? उसमें रेशियो होते हैं बढ़िया बढ़िया से, पार्क पूरी तो गोल गोल करके रेशियो, बहुत प्यारे प्यारे निकलते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी है, ब्यूटिफिकेशन देता है। तो टीक हमेशा महंगा होता है। वरना मजबूत तो साल भी होता है। चौखटें जो लगती थी ना पहले, अब तो लोहे वगैरह की लगती है शायद, साल की लगती थी पहले। अब तो, अब देखो, अब इंडस्ट्री चेंज हो रही है। अब तो सब चीजें बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं। अब तो दरवाजे भी गोदरेज बना रहा है, जो कि बिल्कुल उसका डबल लॉक, ट्रिपल लॉक सिस्टम आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले टीक वगैरह का काफी कम होता था, टीक महंगा भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। कराते हैं। अब क्या हो गया ना, कि उतने पैसों में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी, मतलब इंपोर्ट होके आ रही है और बढ़िया। लेकिन पुराने लोग जो असली रजवाड़ा टाइप के लोग हैं, वो टीक टूक ही लगाएंगे कि भाई हम पे पैसा बहुत है, ठीक है। लोग तो टीक के अलमारी वगैरह ही बनाते हैं। शीशम, हाँ, शीशम का ही बन जाता है। हाँ, पहाड़ों में बन जाता है अभी तो, पुराने जो चले आ रहे हैं वो, लेकिन अब तो मॉडर्न डे सोसाइटी है, ठीक है। तो ये थे। अब देखना, अभी हमने ट्री के लिखे। अब जो होती है ना जड़ी बूटी, जड़ी बूटी बता आपको क्या होती है, ठीक है। जड़ी बूटी के यूज लिख लेते हैं बेसिकली हम। जड़ी बूटी को हम श्रब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके यूज लिख लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है। और मैं चीज रिकमेंड करता हूँ वही करना। जड़ी बूटी के नाम हिंदी में लिखना। जड़ी बूटी, क्योंकि देखो एंशियंट हमारा इंडियन कल्चर वगैरह ये रहा है, तो इसका इंग्लिश में मैं आपको स्पेलिंग लिखा दूंगा, कुछ फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं लिखाता हूँ, पहला जो है इसे लिखता हूँ मैं किलमोड़ा, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो उसे KILMODA, लेकिन हिंदी में याद रखो इन चीजों को, किलमोड़ा। किलमोड़ा यूज होता है किस, ये सब जो जड़ी बूटियां है ना, इनके थेरेपेटिक यूज है, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, या फिर मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए। जैसे शिकाकाई है, शिकाकाई यूज होता है, शिकाकाई, बालों के लिए ना, शिकाकाई वाला जो होता है, ऐसे ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये सब लिखेंगे हम। तो किलमोड़ा जो यूज होता है, दैट इज यूज इन जॉन्डिस एंड आई इन्फेक्शन। जॉन्डिस एंड आई इन्फेक्शन। और इसकी एक पॉइंट इसमें जोड़ देना, इन इट्स रूट, इसकी रूट में क्यों अच्छा है बताओ, कि इसके रूट में एक केमिकल मिलता है, दैट इज बारबेरियन हाइड्रोक्लोराइड। इन इट्स रूट बारबेरियन हाइड्रोक्लोराइड इज फाउंड। तो ये बारबेरियन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये एक्चुअली फायदेमंद होता है। अगला जड़ी बूटी घोड़चक। घोड़चक, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। घोड़चक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। नेक्स्ट वन इज मोराड फली, ठीक है। ये ट्रीटमेंट करता है बेसिकली स्नेक वेनम, ठीक है। सांप को काटने में मोराड फली ट्रीट स्नेक वेनम।
एक है आपका चिरायता, ये ट्रीट करता है आपका फीवर। अगला इज झूला। क्या रह गया? चिरायता फीवर। ठीक है, चिरायता यूज होता है आपका, वो सुना होगा हवन सामग्री, देखा ना, सॉरी झूला, हवन सामग्री में यूज होता है। ये आपका जो हम खाते हैं गरम मसाला, गरम मसाला में यूज होता है, और पेंट इंडस्ट्री में काफी यूज होता है इसका, पेंट इंडस्ट्री में इसका काफी यूज होता है। और इसी कारण झूला लिखना, इट इज एक्सपोर्टेड टू फ्रांस। ठीक है, एक्सपोर्ट इसका जो होता है ना, इसका हाइट्स एक्सपोर्टेड टू फ्रांस। नेक्स्ट वन इज ब्राह्मी। ये न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशियस किस वे में होता है? बिल्कुल बुद्धिवर्धक होता है। तो अगर रिवाइज करके याद नहीं हो रहा तो फिर बिल्कुल सही। रामदेव साहब बेचते रहेंगे किसी ना किसी रूप में ब्राह्मी। हाँ तो बस। अगला है शिकाकाई। रीठा भी होता है कि याद रखना, शिकाकाई रीठा भी एक, वैसे लिखना चाहता हूँ रीठा। ये दोनों आपके उसके लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो यूज शैम्पू मेकिंग यूज होते हैं। शिकाकाई रीठा दोनों शैम्पू मेकिंग में यूज होते हैं। आ, भीमल भी लिख लो उसके साथ में, भीमल भी शैम्पू में यूज होता है। शिकाकाई रीठा भीमल तीनों शैम्पू में यूज हो रहे हैं। तो वो तो आंवला होता है ना, आंवला रिटा शिकागोई। आंवला भी डाल लो। बालों के लिए तो अंडा भी अच्छा होता है, बियर लगा लो। मतलब सब चीज होता है, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं ना। आंवला थोड़ा एक फल टाइप का हो गया। आंवला तो कहते हैं कि बेस्ट चीज ऑन अर्थ है, कि मेरे कुछ बड़े लोग कहते थे कि आंवला एक आज खाओगे तो 60 साल की उम्र में पता चलेगा कि उस दिन मैंने एक आंवला खाया था। इतना फायदेमंद होता है आंवला, तो खाओ, वैसे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें डालना चाहो तो आंवला भी डाल दो इसमें। पर आंवला इज नॉट एग्जैक्टली जड़ी बूटी है। ठीक है। वैसे रीठा, हाँ, पहाड़ में कम होता है, अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, कड़वा हो जाता है। अगला लिखना, कंडाली। कंडाली इज पॉइजन आईवी। क्या होती है? देखिए आप लोगों ने कभी? है? हाँ, बिच्छू घास से बोलते हैं। हाँ, दर्द भी होता है। हाँ, तो ये ना इसके दो चीजें हैं, इसे ना खाया जाता है, दो रूप से खाया जाता है, तो दोनों से खाइए हमने। एक तो मार में खाया जाता है, कोई मारता है टीचर, यार इसे बना के भी खाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं। तो कंडाली ना ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल है। कंडाली का वो हमारे यहाँ वो बनता है, क्या बोलते हैं उसे? अ, हरा हरा क्या बोलते हैं सर? साग तो हाँ, काफली। साग प्लेन में बोलते हैं, हमारे यहाँ काफली बोलते हैं। तो साग देखा तुमने, सरसों का साग? तो हमारे यहाँ सेम चीज को हम काफली बोलते हैं, जिसमें कम तेल होता है, और बेसिकली इतना नमक नहीं होता है। बहुत बेसिक डिश होता है हमारे यहाँ ना, काफली बोलते हैं। तो हम कंडाली की भी काफली बनाए थे। इसे इंग्लिश में पॉइजन आइवी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडाली देखो, हरी लीफ है, हरी पत्ती है, तो उसकी हम खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें? आयरन मिलेगा। और आयरन किसका ट्रीट करता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, बिल्कुल सही। किसी भी खून की कमी का रोग, अनीमिया, ट्रीटमेंट करेगा कंडाली। तो कंडाली इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, या खून की कमी के रोग। अगला इज भैंकल। भैंकल, ये आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए होता है, आर्थराइटिस। अगला ना,
क्या वाली निर्गुंडी। क्या वाली निर्गुंडी। निर्गुंडी। ये बहुत चीज में यूज होता है, आर्थराइटिस में यूज होगा। आर्थराइटिस और लिवर डिजीज। लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज और फीवर में यूज होता है। अगला है ममीरा। ये आई इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगला है अमेश, या फिर हिप्पोपी भी कहते हैं इसे। अमेश या फिर हिप्पोपी कहते हैं इसे। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, अमेश या हिप्पोपी। द लास्ट वन इज धुनेर। धुनेर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और इससे याद रखना क्या कैंसर ट्रीट करता है। इससे एक फ्लूइड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम है टैक्सोल। तो क्वेश्चन आता है ना, टैक्सोल किस में यूज होता है। टैक्सोल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। या फिर टैक्सोल कहां से मिलता है, मिलता है किससे, धुनेर से। तो इट इज धुनेर। क्लियर इतना। ठीक है, तो हमने कुछ ट्रीज के यूज देखे और कुछ जड़ी बूटी के यूज देखे। अब देखो, एक कॉलम बनाना इंस्टीट्यूट का और एक प्लेसेस का। उत्तराखंड में कौन से फॉरेस्ट या एनवायरमेंटल रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं, तो बस 8-10 लिखा रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है। ये कुछ नहीं, जैसे आईडीपीएल कहाँ है, एफआरआई कहाँ है, या जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है। ठीक है, उत्तराखंड में ना फॉरेस्ट और एनवायरमेंट की कंजर्वेशन रिलेटेड कई सारे इंस्टीट्यूट है। एक में हम इंस्टीट्यूट का कॉलम बनाना, एक में प्लेस का कॉलम बनाना। ठीक है। इंस्टीट्यूट का कॉलम बड़ा बनाना, प्लेस का छोटा बनाना। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम लंबे होते हैं, प्लेस छोटा होता है, देहरादून वगैरह। तो सबसे पहले लिखना आईडीपीएल। आईडीपीएल की फुल फॉर्म इज आईडीपीएल, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये है कहाँ, ऋषिकेश में। ठीक है? बंद हो चुका है शायद ये। जगह जाती है, जगह उसी नाम से रहेगी ना। अब कल के दिन कुछ बंद हो जाए तो जगह तो वही रहेगी ना। ठीक है। वो आगे लिखाऊंगा मैं, वो बैलेडूना पहला प्लांट था जो लिखा बनाया गया था। वो मैं अलग से 2-4 केमिकल लिखाऊंगा, वो मैं ना आगे एक चैप्टर में सेपरेट है, वहाँ डाला हुआ है। उसमें ना कुछ अलग से डाली हुई है, जिसमें कुछ अलग अलग यूज इनका है। वो पहला वो था मेडिसिन प्लांट जिसकी उत्तराखंड में खेती की गई थी, बैलेडूना की। ठीक है। इंडियन ड्रग्स आईडीपी लिखना, अगला लिखना इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये एक जगह मोहान अल्मोड़ा में है। ठीक है, मोहान अल्मोड़ा। अगला लिखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च। ये आपका ताड़ी खात में है, अल्मोड़ा में है। ताड़ी खेत है, बल्कि ताड़ी खेत अल्मोड़ा। ठीक है, ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है। अगला है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। ये रानी खेत अल्मोड़ा में है।
फैक्ट्री। रानीखेत अल्मोड़ा में है। अगला इसमें देखो दो है, एक तो सी मैप है, दूसरा कैप है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं फुल फॉर्म लिखाऊंगा। ये देखना सी मैप, इसमें लिखना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। सी मैप का फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिकल, सॉरी मेडिकल मेडिसिनल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ये है आपका पंतनगर, उधम सिंह नगर में। अगला है कैप, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, ये सिलाकुई देहरादून में है। ठीक है, सी मैप पंतनगर में है, कैप आपका सिलाकुई में है। अगला है हर्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हर्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लो, बल्कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, इसके नाम से ज्यादा फेमस है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, हब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली। ठीक है, चमोली में। अगले इतना हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी में। श्रीनगर इज इन पौड़ी। एंड द लास्ट वन लिखना जीबी पंत, जीबी पंत हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट। जीबी पंत हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट। ये एक जगह है, द प्लेस नेम इज कटारमल कोसी। कटारमल कोसी कहाँ है? कटारमल कोसी, बिल्कुल ठीक। कटारमल, कटारमल मंदिर भी है ना, बिल्कुल सही। कटारमल कोसी अल्मोड़ा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज लिखो जिसका नाम है FRI। ये इसका स्टैंड क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबको पता कहाँ है ये? कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री लिख लो, क्योंकि ये नहीं पूछते कहाँ है, कि कब बना था, कब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, कब इसका नाम चेंज हुआ। मूवी तो पूछने से रहे भैया। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीजें तो इसमें लिखना, इसके इसमें लिखना इन 1865, 1865 डॉक्टर डिट्रिच ब्रांडिस, डॉक्टर डिट्रिच ब्रांडिस फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बल्कि। फर्स्ट ऑफ क्या लिखना? बेस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन, based on his recommendation, first forest school, first forest school was established in India in 1878. The first forest school was established in India
एट देहरादून में लिख देना, ठीक है। इन इंडिया एट देहरादून इन 1878, इन 1884, इन 1884 its name was changed to Imperial Forest School, Imperial Forest School. After independence, मतलब 1947 के आसपास याद रख लो, after independence its name was changed to Indian Forest Research Institute. Indian Forest Research Institute. And in 1991, it was granted status of deemed university. Granted status of deemed university. Deemed university होती है, क्या होता है इसका मतलब? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, पर होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, सेमी ऑटोनोमस होती है, काफी सेमी ऑटोनोमस होती है। डीम्ड मतलब बेसिकली तो होने वाली है यूनिवर्सिटी, हुई नहीं है। ग्राफिका बहुत टाइम तक डीम्ड यूनिवर्सिटी ही थी, अब शायद पूरी यूनिवर्सिटी हो चुकी है, या अभी भी डीम्ड ही है। उसके बगल में जो उन्होंने गेहूं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, वो ग्राफिकल है यूनिवर्सिटी। चलो बढ़िया, अपने उससे बच रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेस्ट एफआरआई का था। एफआरआई का मुख्य गेट का नाम भी प्रेंटिस गेट है, ठीक है, तो याद रखना, मैं वन वर्ड में कभी आएगा तो वो रखना। और एफआरआई का एक गेट ऐसा है जो कभी खोलते नहीं है, लेफ्ट साइड में कहीं है, बोलते इस दिन खोलेंगे भूत भूत आ जाएगा, मर जाएंगे लोग। बहुत सुनते थे हम जब स्कूल कॉलेज जाते थे, ठीक है, तो वहीं से जाते थे हम, बोलते यार गेट खुलना जाएगा, कभी मारे जाएंगे, ये सब चीजें। तो वहां पे हो, तो ये है। एक दो इंस्टीट्यूट और लिख लो, देहरादून में ही है, इसे पूछे आते हैं लिखना। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है। कॉलेज देहरादून में है। एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी देहरादून में है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी देहरादून में है, वो सर्वे ऑफ इंडिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी देहरादून में है। एक और देहरादून में है, क्लेमेंट टाउन में, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वो है क्लेमेंट टाउन का। ठीक है, वो कई बार याद आ जाता है मुझे, वो कई बार नहीं आता। ये लोकल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना नहीं। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट करके है शायद वो। ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है। ठीक है, इंदिरा गांधी भी लगा है शायद उसके आगे। ट्रेनिंग सेंटर तो एफआरआई के सामने है, जहाँ फॉर आईएफएस वालों की होती है, उसमें इंदिरा गांधी, इसमें इंदिरा गांधी, जो भी है दोनों रिलेटेड ही है शायद ये। ठीक है, ये सभी को बता आप लोगों की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों की जो ट्रेनिंग होती है देहरादून में ही होती है। ठीक है, जैसे अलग अलग होती है ना, जो यूपीएससी के बैच जब पास आउट होता है तो उनकी सबसे पहले कहाँ आते हैं? फाउंडेशन कोर्सेज, लवस्ता, फिर अलग अलग चले जाते हैं। फॉरेस्ट वाले आएंगे यहाँ देहरादून, फॉरेन वाले दिल्ली जाते हैं, जो आईटी वाले थे पहले वो गाजियाबाद वगैरह जाते थे, तो अलग अलग जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, क्लियर है? इंदिरा गांधी फॉरेस्ट, ये तो आपकी, हाँ ये तो ट्रेनिंग सेंटर है फॉरेस्ट। हाँ, ये इनका जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, चलो इतने लिखे हमने, काफी है। कल हम फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट पे बात कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो इसे रिवाइज कर लो ढंग से, फिर हम मिलेंगे कल। परसों छुट्टी आप लोगों की, रामनवमी के उपलक्ष्य पे शायद, शायद है, फ्राइडे की छुट्टी है, तो वोट डाल के आ जाना क्लास। इलेक्शन के दिन तो आ ही नहीं सकते हैं। चलो फिर मजे लो एक दो दिन की बात, कल पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करना, ठीक है, कल मिलते हैं। चलो, थैंक यू।